हिंद दोस्तों, GS गुरुजी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं और आप टॉपिक को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता की। नागरिकता सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय GS गुरुजी, और यहाँ देखिए आप शीर्षक देख सकते हैं भारतीय संविधान। शीर्षक में है भारतीय संविधान और टॉपिक है कौन सा? नागरिकता। ये प्रश्न इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं वो पीछे कई एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और इसलिए मैं आपको दावा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? किस भाग में? टोटल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? टोटल हैं 22 भाग, और 22 भागों में से किस भाग में नागरिकता का जिक्र है? तो यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, ऑप्शन नंबर बी है भाग 2, ऑप्शन नंबर सी है भाग 3 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें? भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, सिटीजनशिप। किसमें? भाग 2 में। 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, उनमें से भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है। और भाग 1 की बात करें तो इसमें क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 कहें, अनुच्छेद 1 कहें या अनुसूची 1 कहें, हर एक में पहला जो है यानी कि भाग 1, अनुसूची 1, अनुच्छेद 1 सब में इसी चीज का वर्णन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। यहां पर आप देखिए कि भारत के अंदर टोटल अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब का वर्णन किस में मिलेगा? संविधान के भाग 1 में। 2 में तो नागरिकता हो ही गया। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में। और भाग 4 की अगर बात करें तो भाग 4 में वर्णन है नीति निर्देशक सिद्धांत का। नीति निर्देशक तत्व भी कह सकते हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं इसको। नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 4 में। तो ये क्वेश्चन सभी विकल्प के साथ यहाँ पे क्लियर होता चला गया। जैसा कि आप क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। क्लियर हो गया ये? अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि नागरिकता का अनुच्छेद कितना है? भाग 2 में तो है, ये पिछले प्रश्न में क्लियर हो गया। अब वो अनुच्छेद कितना है नागरिकता का, ये इस प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 12 से 35 तक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है संविधान के भाग 2 में। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका वर्णन है? सिटीजनशिप का, या फिर ये कहें नागरिकता का। अब अगर बात करें अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक ये भाग 1 है और भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये भाग 3 है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार। भाग 3 में
पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 3 का अनुच्छेद अगर बात करें तो वो 12 से 35 तक है। ये क्लियर हो गया। अगर आप फिर से इसका रिपीट चाहते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन है कि नागरिकता का अनुच्छेद कितना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है। मतलब भारत में जो लोगों को नागरिकता दी जाती है वो किस प्रकार की नागरिकता है। विकल्पों पर गौर करिए। ऑप्शन नंबर ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नागरिकता नहीं है। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि भारत में नागरिकता है। अब कौन सी नागरिकता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नागरिकता है भारत में, एकल नागरिकता है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश के नागरिक हो सकते हैं। जहां पर दोहरी नागरिकता होती है वहां क्या होता है, जैसे आप बात करते हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां के जितने भी नागरिक हैं उन लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अर्थात क्या कि वे जो भी लोग हैं, एक तो वे यूएसए के नागरिक हैं, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, और उसके बाद वे जिस भी राज्य में, वहां टोटल 50 राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। और हर एक नागरिक जो होता है वो पहले अपने राज्य का होता है और फिर अपने देश का। मतलब यूएसए में कैसी नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है। लेकिन यहाँ पर किसका चर्चा है, यहाँ पर चर्चा है भारत का। भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है, तो भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है, एकल नागरिकता। यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जहां पर दोहरी नागरिकता, वहां पर क्या होता है, वो अपने देश का भी नागरिक होगा कोई भी व्यक्ति, और अपने राज्य का भी नागरिक होगा। ठीक है, तो ये यहां पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म किस तिथि के बाद भारत में होना आवश्यक है। मतलब कि जन्म से ही नागरिकता मिलेगा किन व्यक्तियों को, जिनका जन्म एक निश्चित तिथि थी कि इस तिथि के बाद जिन व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है उन सबको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। किस आधार पर, जन्म के आधार पर। तो किस तिथि के बाद उनका जन्म भारत में हुआ होगा जो कि वे जन्म के आधार पर भारत के नागरिक कहे जाएंगे। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए 1 जनवरी 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1950 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, और उसी वक्त यह घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जो कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वह भारत का नागरिक हो जाएगा, स्वयं ही भारत का वो नागरिक हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया पूरे स्क्रीन पर। अब देखिए इसमें यह है कि भारत की नागरिकता, माफ कीजिएगा, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है। मतलब कि कोई भी बच्चा विदेश में पैदा हो, यदि उसकी माता भारत की नागरिक होगी, उसके जन्म के समय पर यदि उसकी माता भारत की नागरिक होगी तो वह बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। ये किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है, यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए में है 26 जनवरी 1950 के नागरिकता नियमानुसार, बी में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार, सी में है
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार, और डी में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्या हो जाएगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। 1992 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, CAA, अभी एक CAA प्रचलन में है, वो 2019 का, जिसके बारे में देश भर में पूरा बवाल काटा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पांस क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, 1992, उसके तहत यह डिसीजन दिया गया था कि यदि किसी बच्चे का जन्म कहीं पर भी हो, भारत के अलावा किसी अन्य देश में हो, लेकिन उसके जन्म के समय यदि उसकी माता भारत की नागरिक होगी तो वह बच्चा ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन हो जाएगा, वह ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। यह प्रावधान CAA 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था। यह क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न देखिए आप, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, वह कितना, उसका प्रकार, किन किन तरीकों से वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, वो कितने प्रकार से हो सकता है? इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी है 4 प्रकार से, और ऑप्शन नंबर डी है 5 प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कितने प्रकार से बन सकता है? 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं मैं आपको यहां पर लिख करके बता दे रहा हूं। सबसे पहला होगा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर मतलब कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक हो गया। क्लियर हो गया। नंबर 2 होगा वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा। वंश परंपरा के आधार पर क्या हो गया कि यदि किसी बच्चे के माता पिता भारत के नागरिक होंगे तो वो बच्चा कहां का नागरिक कहलाएगा? भारत का नागरिक हो जाएगा। यह हुआ वंश परंपरा। ठीक है। नंबर 3 अगर बात करें तो नंबर 3 है देशीयकरण द्वारा। नंबर 3 क्या हो जाएगा? देशीयकरण। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत देश को अपना सकता है देशीकरण द्वारा, और भारत सरकार उसको अगर मान्यता दे देती है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। नंबर 4 होगा पंजीयन द्वारा। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के पास आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किसके लिए? सिटीजनशिप के लिए, कि मैं भारत का नागरिक होना चाहता हूं। उसके लिए यहां पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर उसके रजिस्ट्रेशन को मान्यता मिल गई तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। और जो 5वां है वो क्या है? भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। भूमि विस्तार द्वारा फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि भारत ने किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया। भारत ने किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया, किसी विदेशी जमीन को अधिग्रहित कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई भी, हालांकि यह कहना बिल्कुल गलत होगा, अभी इस कॉन्टेक्स्ट कुछ और है कि भारत किसी भी एक प्रदेश को, कोई विदेश है एक्स, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। भारत उस किसी भी दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है। अभी जब तक वो भारत के कब्जे में नहीं है तो वो भारत का नागरिक, वहां के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन जब भारत का भूमि विस्तार हो गया और वो क्षेत्र भारत में शामिल हो जाएगा तो उसके जितने भी नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो यही है 5वां प्रावधान, भूमि विस्तार के द्वारा। तो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? टोटल 5 प्रकार से। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश परंपरा के आधार पर, तीसरा है देशीयकरण के द्वारा, चौथा है पंजीयन के द्वारा, और 5वां है भूमि विस्तार के द्वारा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखेंगे, पंजीकरण द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को उससे पूर्व न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? मतलब कि
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज रजिस्ट्रेशन कर रहा है नागरिकता के लिए और नागरिकता उसको चाहिए, तो नागरिकता प्राप्त करने के पहले उसको कितने समय तक भारत में रहना आवश्यक है। तो इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला है 6 महीने, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। कितना समय चाहिए उसको? 5 वर्ष। मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति 5 साल तक उसको भारत में रहना होगा, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक हो सकता है। यह अवधि पहले कितने की थी? यह अवधि पहले थी 6 महीने की। पहले 6 महीने तक रहने के बाद कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत का नागरिक हो सकता था। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा यह तय कर दिया गया कि अब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बनने के लिए, पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बनने के लिए आपको कम से कम कितना वर्ष? 5 वर्ष तक के लिए भारत में आपको रहना होगा। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत के नागरिक हो सकते हैं। पहले कितना था? 6 महीना। लेकिन CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा यह तय किया गया कि अब 5 वर्ष कम से कम इसकी आयु। क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत यह तय किया गया कि भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किस अधिनियम के तहत यह तय किया गया कि यदि भारत में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कब? जबकि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो ही उसको भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। भले उसका जन्म भारत में हो, अगर उसका माता पिता भारत का नागरिक नहीं होगा, माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक नहीं हो, तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो यह किस अधिनियम के तहत तय किया गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक तभी कहलाएगा जबकि उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो ये किसके तहत किया गया? इसके लिए ऑप्शंस देखिए। ए में है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, बी में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, सी में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और डी में है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। CAA 1986 के तहत यह तय किया गया। CAA 1986, इसके तहत यह तय किया गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक होगा, लेकिन कब? जबकि उसके जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। यह क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न देखिए, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम भारत में कितने वर्षों तक रहना होगा? किसके द्वारा? देशीकरण के द्वारा। इसके लिए कम से कम कितना समय तक उसको भारत में रहना होगा ताकि वो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सके? इसके लिए 4 विकल्प। ए में है 1 वर्ष, बी में है 2 वर्ष, सी में है 5 वर्ष और डी में है 10 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। 10 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति भारत में होगा तो ही वह देशीकरण के थ्रू भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले यह 5 वर्ष था, यह अवधि पहले 5 वर्ष की थी। मतलब देशीकरण के लिए पहले कोई व्यक्ति यदि 5 वर्ष तक भारत में रह जाता था तो उसको देशीकरण के थ्रू नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन फिर वही CAA 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत यह तय किया गया कि अब देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष सही आंसर। 10वां और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का,
वह है कि किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता का अंत, उसके बाद वह भारत का नागरिक नहीं होगा, यही हुआ नागरिकता का अंत। तो उसकी नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, इसके लिए चारों ऑप्शंस पर गौर करिए। ए में है 2 प्रकार से, बी में है 3 प्रकार से, सी में है 4 प्रकार से और डी में है 5 प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से। किसी व्यक्ति की नागरिकता कितने प्रकार से अंत हो सकती है, तो वो 3 प्रकार से। कौन कौन, पहला देखेंगे आप। पहला में है नागरिकता का परित्याग करने पर, यदि वह व्यक्ति स्वयं ही नागरिकता का क्या कर दे, परित्याग कर दे कि मैं अब इस देश का नागरिक नहीं रहता हूं, मैंने त्याग दिया, तो यह हो जाएगा पहला परित्याग। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, यदि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। यह दूसरा हो गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो फिर वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, उसकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, सरकार द्वारा छीन लेने पर यदि भारत सरकार चाहेगी कि मुझे अब इसका नागरिकता छीन लेना है, तो किसी व्यक्ति की यदि नागरिकता, मतलब किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के कारण या फिर किसी अन्य वजह से, किसी भी देश विरोधी वजह से भारत सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है, तो वहां पर भी जो है उस व्यक्ति का नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। पहला परित्याग, मतलब वो खुद कह दे कि मैंने इस देश की नागरिकता का त्याग किया। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक, यदि कोई भारत का नागरिक अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और तीसरा है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन लेती है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। यहां पर ये प्रश्न क्लियर हो गया और वीडियो के सारे प्रश्न भी समाप्त हुए। अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इससे पहले अपलोड हुए किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसे, पीडीएफ विद आंसर। सारे पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेंगे, आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे सारे पीडीएफ। कहां, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए, आप वहां पर क्लिक करिए और सारे पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के रेड बटन के बगल में जो बेल आइकन है घंटी जैसी आकृति, उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक जरूरी बात कि इस वीडियो या इससे पहले अपलोड किए गए किसी वीडियो या फिर हमारे चैनल से संबंधित आपके पास कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं वादा करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान करने का हम लोग हर संभव प्रयत्न करेंगे और आपके सुझाव पर निश्चित ही अमल करेंगे। धन्यवाद।